हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन अब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। अपन कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस में आज अध्याय नंबर 7 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के अंतर्गत ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस यूनिट से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आने वाला है 1 अंक का यानी 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के यूनिट 3 अंक की रहने वाली है अपनी वार्षिक जो एग्जाम होगी उसके अंतर्गत। इसलिए इस यूनिट के अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस यूनिट का है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। यानी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है या सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ मेरे दोस्तों होता है खतरों से आजादी। क्या होता है? खतरों से आजादी। खतरों से आजादी। खतरों से आजादी किसका शाब्दिक अर्थ होता है? यानी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? खतरों से आजादी। अब इसके बाद में अपन बात करें कि सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं या सुरक्षा की, देखो सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं या सुरक्षा की कितनी कोटियां हैं या सुरक्षा के कितने रूप है। तो दोस्तों, सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं। एक का नाम है पारंपरिक सुरक्षा। क्या? पारंपरिक सुरक्षा। दूसरी की अपन बात करें तो अपारंपरिक सुरक्षा। कितनी है? 2 धारणाएं हैं। सुरक्षा की कितनी धारणाएं? सुरक्षा की धारणाएं 2 धारणाएं। नंबर 1 सुरक्षा की पारंपरिक सुरक्षा और नंबर 2 अपारंपरिक सुरक्षा। अपन बात करें कि सुरक्षा की जो पारंपरिक है इसकी भी 2 है। कितनी कोटियां हैं? 2 कोटियां हैं। यानी पारंपरिक सुरक्षा के भी 2 कोटियां हैं। एक को अपन बोलते हैं बाह्य सुरक्षा, दूसरी को अपन बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। क्या बोलते हैं? आंतरिक सुरक्षा। फिर से देखिए कि सुरक्षा की धारणाएं 2 है, पारंपरिक सुरक्षा और दूसरी अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा के भी 2 रूप हैं यानी 2 कोटि है, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे दोस्तों याद रखना कि बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत सबसे ज्यादा खतरा कहां से होता है? यानी सैन्य खतरा होता है। बाह्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरा कौन सा होता है? यानी सैन्य खतरा होता है। यानी अपने देश के बाहर से किसी अन्य देश का क्या होता है? सेना के द्वारा जो हमला होता है वो बाह्य सुरक्षा। दूसरे देश से खतरा होता है यानी सेना का। अपारंपरिक है, इसके भी कितनी होती हैं? 2 कोटियां होती हैं यानी 2 रूप होते हैं अपारंपरिक के। कौन कौन से होते हैं? अपारंपरिक के जो 2 होते हैं वो होते हैं, एक तो मानवता की सुरक्षा, दूसरा क्या होता है? विश्व की सुरक्षा। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। इसके भी जो 2 रूप होते हैं, पहला है मानव की सुरक्षा या मानवता की सुरक्षा, और दूसरा क्या होता है कि विश्व की सुरक्षा। क्या? विश्व की सुरक्षा। विश्व की सुरक्षा 2 होते हैं अपारंपरिक के। अब देखो पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है? पारंपरिक सुरक्षा वो सुरक्षा होती है जिसमें हिंसा बिल्कुल न्यूनतम न के बराबर होनी चाहिए। किसका समर्थन करती है पारंपरिक सुरक्षा? यानी हिंसा होती है जहां तक हो उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, पारंपरिक सुरक्षा ये कहती है। अपारंपरिक सुरक्षा किसको बोलेंगे? अपारंपरिक सुरक्षा सैन्य खतरों की बजाय किसको? मानव की जो अस्तित्व के जो खतरा होता है या मानवता की सुरक्षा की बात करता है। कौन सी? अपारंपरिक सुरक्षा। अब इसके अंतर्गत देखिए, अपारंपरिक सुरक्षा के उदाहरण भी कई बार पूछे जाते हैं और पारंपरिक सुरक्षा के भी उदाहरण पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना है, अपारंपरिक इंपोर्टेंट है इसमें से। क्यों है? क्योंकि अपारंपरिक में क्या होता है? मानवता की पूरे विश्व की सुरक्षा शामिल होती है। तो इसके अंतर्गत जैसे पूछा जा सकता है कि आतंकवाद है वो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आता है, अपारंपरिक में आता है, तो किस में आएगा? अपारंपरिक में आतंकवाद, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव हित के लिए सोचा जाता है, और वो किस में आएगा? अपारंपरिक में। इसके अलावा कोरोना महामारी आ सकता है, क्योंकि कोरोना व सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आएगा, अपारंपरिक में, तो ये अपारंपरिक में आएगा।
किसमें आएगा? अपारंपरिक में। इसके अलावा बर्ड फ्लू है, जैसे लंपी वायरस था, महामारी थी, ये किसमें आएगा? जितनी भी महामारियां जैसे एजा है, लंपी है, जितनी भी महामारियां सारी अपारंपरिक सुरक्षा में आने वाली है, क्योंकि इसमें पूरे किसको? मानव जाति को खतरा होता है, यानी पूरे विश्व को खतरा होता है। कौन से में? पारंपरिक में। ठीक है ना। और ये होती है, इसमें तो हिंसा का बिल्कुल नाम ही नहीं होता। हो सकता है कि कुछ हद तक आवश्यकता होती है, आत्मरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि पारंपरिक में तो नाम ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और बिल्कुल अपनी इस एग्जाम में जो छोटा क्वेश्चन आएगा, मेरे को 100% यही उम्मीद है कि ये अपनी जो हमने लिखी है ना, ये इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 से 100% छपने वाला है। देखो एबीएम का पूरा नाम क्या है? एबीएम है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। किसका नाम है? एबीएम का। अब ये जो संधि होती कब है? तो ये होती है 1972 के अंतर्गत। कब होती है? 1972 में। अब देखिए 1972 में होती है ये संधि, है क्या? एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल संधि है क्या? ये वो संधि है कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक सोवियत संघ, इन दो देशों को क्या करती है कि एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल संधि है, इसको रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकती है। कौन कौन से देशों को? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अच्छे से याद रखना कौन से दो देश हैं। एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन सा है? सोवियत संघ। कौन सा है? सोवियत संघ। इन दोनों देशों को ये संधि है, ये जो एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनको रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकती है। बस अपने को ये याद रखना। ये संधि हुई कब? 1972 में। पूछा जा सकता है एबीएम का पूरा नाम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। अब देखिए नंबर 2 है CWC। इसका पूरा नाम क्या है? सी से देखिए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। सी से आपको याद रखना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये संधि कब होती है? ये संधि होती है 1992 में। कब होती है? 1992 में। लेकिन इसके अपन प्रभावी की बात करें तो ये होती है, प्रभावी कब होती है? 1997 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? यानी उस समय 181 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए। ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। यानी CWC इस संधि पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? 181 देशों ने। याद रखना अच्छे से, कितने देशों ने? 181 देशों ने। कैसे रखोगे? अब देखिए नंबर 2, इन दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे जिससे कि अपने को आसानी से याद रहेंगे। BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। बी से क्या हुआ? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। अब बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल में अपन जैविक भी इसको बोल सकते हैं। क्या? जैविक। हिंदी में बात करें तो जैविक हथियार संधि, और इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक हथियार संधि। यानी CWC को अपन हिंदी में बोलेंगे रासायनिक हथियार संधि, और BWC को बोलेंगे क्या? जैविक हथियार संधि। अब देखो ये तो होती है 1992 में, क्यों बाद में है भाई? बी पहले आती है, सी पहले आती है? मेरे को ये बताओ। आपको सबको पता, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तो पहले आती है बी। तो पहले देखो कौन सी हुआ? 1972 के अंतर्गत BWC हो है। ठीक है ना। ऐगा मैंने कितना देश? 155 देश। 155 ज्यादा हुई कि 181 ज्यादा हुई? तो 181 ज्यादा हुई। तो पहले कम वाली ना भाई, याद रखें अपन। तो BWC है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी जैविक हथियार संधि 1972 में, और 155 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए। बड़े अच्छे से याद रखना। फिर आता CWC है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी रासायनिक हथियार संधि 1992 में हस्ताक्षर 181 देशों ने। यहां तक ये समझ में आ गया होगा। मैं यही आशा करता हूं आपसे कि ये वाले दोनों आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए अगला NPT है। इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या है NPT का पूरा नाम? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसी को हिंदी में बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि। किसके नाम से? परमाणु अप्रसार संधि। यह संधि होती है 1968 के अंतर्गत, लेकिन ये प्रभावी की बात करें तो 1970 में होती है। यह संधि कब होती है? 1968 में। यह संधि क्या बताती है भाई?
यानी परमाणु अप्रसार संधि है, इस पे टिप्पणी आ जाए तो कैसे लिखोगी? हो सकता है कि आपको नाम पूछ ले 1 नंबर में, 2 नंबर में यहीं से क्वेश्चन पूछे तो परमाणु अप्रसार संधि पर टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखोगे? आपको ये तो लिखना है एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी 1968 में हुई थी। ये संधि ये कहती है कि 1968 से पहले यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, इन देशों को तो ये परमाणु शक्ति संपन्न मानती है। कौन सी संधि? एनपीटी। इन देशों को तो परमाणु शक्ति संपन्न मानती है। अन्य देशों को न तो परमाणु परीक्षण करने की अनुमति देती है, न उनको परमाणु शक्ति संपन्न मानती है। इसलिए इनका क्या किया? अन्य देशों ने विरोध किया। वो 5 देश जो मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, इन्हीं को ये क्या मानती है? परमाणु शक्ति संपन्न मानती है। अन्य को परमाणु परीक्षण करने की अनुमति भी नहीं देती है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है या क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपको याद रखना है, ये जापान में होता है। कहाँ होता है? जापान में। जापान का शहर है क्योटो। कहाँ? क्योटो शहर में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है जापान में होता है, क्योटो शहर में होता है। कब होता है? ये 1997 में होता है। कब होता है? 1997 में। कितने देशों ने भाग लिया? तो 160 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 160 देशों ने भाग लिया। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन के अंतर्गत। ये किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन? तो ये मेरे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है, ये पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है, वैश्विक तापवृद्धि से संबंधित। इसमें नियम और कानून कायदे तय किए गए थे। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। पर्यावरणीय समस्याओं से लेकर के संबंधित है और इसमें वैश्विक तापवृद्धि से संबंधित नियम तय किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो 1997 के अंतर्गत ये क्या हुई थी? ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन भारत ने इसका अनुमोदन या भारत ने इस पे हस्ताक्षर कब किए? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत मेरे दोस्तों भारत ने 2002 के अंतर्गत अनुमोदन किया, यानी 2002 ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। अब देखो इसमें क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में इस बात के ऊपर ये किया गया कि पर्यावरण को जो प्रदूषण करने वाले जो देश है ना, उनके ऊपर कुछ नवाचार यानी उसको उतना ही वो क्या करेंगे, पर्यावरण को साफ और सुथरा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसके अंतर्गत भारत और चीन को क्या रखा गया भाई? बाहर रखा गया, भारत और चीन को। क्योंकि ये क्या है, इस सम्मेलन में माना कि भारत और चीन अभी विकास कर रहे हैं, इसलिए पर्यावरण को इतना इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए भारत ने इस पे सहमत होकर 2002 में इन्होंने क्या किया था? अनुमोदन किया था। ये भी थोड़ा सा याद रखना, कौन कौन से देशों को बाहर रखा गया? भारत और चीन को बाहर रखा गया। अब अगला क्वेश्चन अपना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, स्थान पूछे तो आपको लिखना मेरे दोस्तों पोखरण। क्या लिखना है? पोखरण। कब किया? मई 1974 में किया। कब किया? मई 1974। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। यानी भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में मई 1974 में किया। दूसरा 1998 में किया। याद रखना 1998 में 2 परीक्षण किए थे। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार की पहली कोटि कौन सी है? जो मानवाधिकार है इसकी पहली कोटि कौन सी है? तो मानवाधिकार की पहली कोटि मेरे दोस्तों है राजनीतिक अधिकारों की कोटि। क्या है? राजनीतिक अधिकारों की कोटि है। क्वेश्चन पूछा गया है और फिर रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि 2012 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव अधिकार की पहली कोटि कौन सी है? तो राजनीतिक अधिकारों की कोटि है। अगला देखिए, अपरोध से आस्य है, यानी अपरोध से क्या आस्य? अपरोध से आस्य है यानी युद्ध की आशंका को रोकना, युद्ध की आशंका को रोकना, यानी अपरोध से आस्य युद्ध की आशंका को रोकने से। अब युद्ध की आशंका क्या होता है? अपरोध के अंतर्गत एक देश होता है ना, वो युद्ध से होने वाले हानि को इतनी हद तक पहुंचा देता है या इतना बड़ा चढ़ा के दिखाता कि अगला जो देश होता है, दूसरा जो प्रतिद्वंदी देश होता है, उस पर आक्रमण करने से क्या हो जाए? रुक जाए। बस कि अगर दोनों में युद्ध हुआ ना, तो एक देश उसको इतना हाईलाइट करके दिखाता है कि अगला दूसरा देश उस पर आक्रमण करने से रुक जाए। इसको बोलते हैं अपरोध की तर्क या अपरोध की नीति, यानी युद्ध की आशंका को रोकना।
अगला है आतंकवाद का क्या अभिप्राय। आतंकवाद, आतंकवाद किसको कहेंगे? आतंकवाद का अभिप्राय है कि एक क्या है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, किसके लिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम नागरिकों को क्या बनाया जाता है? निशाना बनाया जाता है। आतंकवाद में क्या होता है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। किसको? आम नागरिकों, जिससे कि समाज में दहशत फैलाई जा सके। जैसे क्या करते हैं, कोई धार्मिक स्थल होता है, रेलवे स्टेशन होता है, होटल होता है, या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो बम वगैरह होते हैं वो लगाते हैं, जिसके कारण वहां पे ज्यादातर नुकसान तो भगदड़ से ही हो जाता है। बम से जितना नहीं होता उससे ज्यादा तो उसी से हो जाता है। तो ये क्या होता है? आतंकवाद क्या है? ये समाज के अंतर्गत दहशत फैलाई जाती है इसके द्वारा। अब देखिए मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है। मानवाधिकार है, इनको कितनी कोटियों में रखा गया है? तो मेरे दोस्तों 3 कोटियों में रखा गया है। कितनी कोटियों में? 3 कोटियों में रखा गया है। अब 3 कोटि कौन कौन सी हैं? देखो पहली कोटि तो ये थी राजनीतिक अधिकारों की कोटि, लेकिन दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि। कौन सी है? आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि। तीसरी कोटि कौन सी है? तीसरी कोटि है औपनिवेशीकृत जनता अथवा क्या? औपनिवेशीकृत जनता अथवा मूल वंशीय अल्पसंख्यकों की कोटि। अब इसके अलावा देखिए भारत की, अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के लिए 2 घटक बताइए। भारत की सुरक्षा नीति के घटक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उनके लिए भारत की सुरक्षा नीति के लिए 2 घटक कौन कौन से बड़े अच्छे से तुमको याद करनी है। एक तो है बेटा सैन्य क्षमता को मजबूत करना। किसको? सैन्य अक्षमता है या सैन्य क्षमता, सॉरी भाई, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को क्या करना? मजबूत करना। इसके अलावा यानी आर्थिक विकास की रणनीति अपनाना। युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास कितने विकल्प होते हैं, यानी युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय किसी देश के पास में कितने विकल्प होते हैं। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इसको भी देखना। अब देखो 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आत्मसमर्पण का। क्या? आत्मसमर्पण। क्या करना? आत्मसमर्पण। यानी युद्ध की स्थिति हो जाए ना तो कैसे बचा जा सकता है? अपन आत्मसमर्पण कर दे। और आत्मसमर्पण कर दे यानी किसी दूसरे प्रतिद्वंदी देश की बात को मान ले। दूसरी क्या होता है? पहला, दूसरा होता है कि अपरोध का तर्क। क्या बोलेंगे? अपरोध का तर्क। अपरोध यानी युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक दिखाना कि अगला देश है अपने ऊपर आक्रमण करने से रुक जाए। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि अगर युद्ध स्टार्ट हो जाए तो अपनी रक्षा करना, यानी आत्मरक्षा। क्या? आत्मरक्षा यानी युद्ध ठन जाए ना तो अपना क्या करना? रक्षा करनी। तो एक तो आत्मसमर्पण हो गया, एक अपरोध हो गया, एक आत्मरक्षा हो गया। आत्मसमर्पण और आत्मरक्षा में काफी अंतर है, ये एक नहीं है, अच्छे से आपको देखना। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में विश्व की सुरक्षा को किससे खतरा मानते हैं? बताना अपने को। वर्तमान समय में जो विश्व की सुरक्षा उसको किससे खतरा मानते हैं? तो वर्तमान समय में अपने जो विश्व की सुरक्षा है इसको आतंकवाद हो गया, वैश्विक तापवृद्धि हो गई, महामारी हो गई, बर्ड फ्लू हो गया, एड्स हो गया, ये इतने सारे जो है जो नए खतरे भी इसको अपन मानते हैं। इन सब से क्या है? वर्तमान समय में विश्व की सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा देखिए शक्ति संतुलन को कैसे बनाया रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये अपना कि शक्ति संतुलन को कैसे बनाया जा सकता है। शक्ति संतुलन को मेरे दोस्तों बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी देश को इतना सबल यानी इतना सक्षम नहीं होने देना कि वो अन्य देशों के हितों की अवहेलना करनी स्टार्ट कर दे।
अगर अवहेलना करेगा तो क्या होगा, शक्ति संतुलन नहीं होगा। इस प्रकार के संगठन बनाना जिसके कारण कोई एक देश से ज्यादा ताकतवर नहीं बन रहे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से देखना है कि न्याय युद्ध क्या है। तो न्याय युद्ध के बारे में आपको देखना है कि न्याय युद्ध के अंतर्गत किस प्रकार से। अब ये कुल मिलाकर के 12 या 13 क्वेश्चन है, इस यूनिट से आपने ये पढ़ लिए, तो मेरे ख्याल से आपके ये 3 नंबर है, इन्हीं में से आने वाले 3 नंबर के, बाकी और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। और आप लाइक और शेयर नहीं करते, जरूर लाइक और शेयर करो, जिससे कि हमारा भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और हम नए उत्साह के साथ आपके साथ में क्लास लेकर के रूबरू हों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।